तो मैग्नेटिज्म में एक टॉपिक है बायट-सेवरत लॉ, उसको हम डील कर दे रहे हैं, जिससे कि आप जो ऑब्जेक्टिव उस पर जो आधारित हो, न्यूमेरिकल हो टाइप में हो या थ्योरी टाइप में, जिसको आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक में आ जाता है आपका बायट-सेवरत लॉ। तो इसका स्टेटमेंट में बहुत कुछ छिपा रहता है, स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एलिमेंट के कारण, किसी एलिमेंट के कारण, यानी ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो बायट-सेवरत लॉ एप्लीकेबल होगा किसके लिए, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, ना कि वायर के लिए। किसी वायर में, करंट कैरिंग वायर में एलिमेंट के कारण, एलिमेंट याद रहे यानी एलिमेंट, और इससे जो एलिमेंट से करंट पास करता है उसी को हम लोग कह देते हैं करंट एलिमेंट। तो देख लीजिए करंट एलिमेंट, पहला पॉइंट आ गया इसमें, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट तो यानी आई तो गया ही, और यहाँ से यहाँ तक हो गया DL, यानी इतनी ही लेंथ के करंट को लेना है। तो इसके लेंथ और करंट का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। अब चूंकि सेंस, चूंकि SI यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट इज एम्पियर मीटर होता है। अब इस एनालॉग के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से ये कैसा काम किया, 10, अतः 10 करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, एलिमेंट बिहेव एज द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ऑफ मैग्नेट। इससे ये लॉजिक से ये पता चल गया कि जो करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है, ये कैसा काम करेगा, पोल स्ट्रेंथ के जैसा काम करेगा। तो पोल स्ट्रेंथ का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना मैग्नेट में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक बात और आप लोग याद रखिए कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसको हम चूर करेंगे, छोटा छोटा में कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि साउथ और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, दोनों एक साथ ही रहेगा। छोटे में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में या पॉइंट चार्ज में ये घटना नहीं घटती है, यानी जब भी रहेगा तब पेयर में रहेगा, पेयर तो कभी टूटता नहीं है। ये दोनों में इतना गहरा प्रेम है साउथ और नॉर्थ में कि मरने पर भी दोनों साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, यानी नॉर्थ और साउथ पोल अलग कभी नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इस जगह अगर कह दिया कि ये जो है सो पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ है, तो दैट मीन्स कि ये जो है, इसका मतलब है कि ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो इसमें नॉर्थ और पोल श्योर होगा। तो अब नॉर्थ पोल का फैसला कैसे होगा, तो ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो नॉर्थ पोल जो होगा वो अप होगा, अपवार्ड होगा, और साउथ पोल जो होगा वो डाउनवार्ड होगा। अब ये कहिएगा डाउनवार्ड और अपवार्ड क्या है, तो ये जो वायर का जो थिकनेस होगा दोनों के बीच का, दोनों के बीच का थिकनेस होगा जो उसका मैग्नेटिक लेंथ कहलाएगा। जैसे देख लीजिए उंगली पर आप देख लीजिए, जो ये नीचे का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन अगर साउथ है तो ये ऊपर का नॉर्थ है, तो ये जो मोटाई हो गया ये दोनों के बीच का मोटाई, यही मोटाई आपका लेंथ कहलाएगा। तो इसीलिए
इसका जो मोटाई है यानी लेंथ है इतना छोटा है, इसीलिए इसको कहा गया है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल यानी ये आपको क्लियर हो गया कि प्रत्येक बिंदु, इसका प्रत्येक बिंदु, वायर का जो प्रत्येक बिंदु है ये जितना बिंदु है ये कैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो इसी एक मैग्नेटिक डाइपोल को किसने ले लिया, बायट ने, और उसने अपना लॉ प्रोड्यूस कर दिया एक मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, है ना। तो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि ये सब पॉइंट है और सभी पॉइंट का अगर हम लोकस ले लें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है या सर्किल, जो भी शेप धारण कर लेता है। तो उसी टाइप से अगर ये छोटे से एलिमेंट को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो जितना लंबा होगा तार सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो आइए अब देखिए ये चीज़ है। अब इसी को फंडामेंटल रखते हुए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू element of current carrying wire, तो छोटा एलिमेंट है तो छोटा एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही। तो यहाँ भी छोटा के लिए लिख लिया बी। ये कह दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो जितना आप करंट दीजिएगा उतना शक्ति उसके खींचने की अधिक रहेगी ये, और साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये साइन थीटा क्या है जब फिगर में देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पी हो गया, ये आर हो गया, ये यानी करंट एलिमेंट और किसके बीच का, डिस्टेंस के बीच का, पोजीशन वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो थीटा होगा। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है जिसका मान हो जाता है म्यू 0 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में साइन आ जाता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें कॉस आएगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी ऑटोमेटिक है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए ये स्केलर है, और देखिए आई और डी एल ये दोनों मिलके वेक्टर बन गया, क्रॉस आर बटे आर क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जिस टाइप से लिखिए, ये आप पर निर्भर करता है। यूनिट वेक्टर तो यहाँ हो गया ये मॉडुलस आर का स्क्वायर। अब देख लीजिए, आप जो है पढ़े हैं अब इसके डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को देखने के लिए आप राइट हैंड रूल, ये रूल ये मत लगाइएगा, ये छोटे बच्चे सब के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए वेक्टर है, जितना ऊपर जाइएगा वेक्टर अप्लाई कीजिएगा। देखिए ये वेक्टर से ये आ गया इतना। अब देखिए कि ये क्रॉस ये, तो आप देखे होंगे कि एक बी, एक क्रॉस बी, तो कैसे जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को खोलिए तो वो अपवार्ड जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवार्ड और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जा देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके देखिए करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे एंटी क्लॉक, यहाँ है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है किसका, करंट का डायरेक्शन। तो आप फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट इज एंटी क्लॉक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्वाभाविक बात है परपेंडिकुलर टू प्लेन और अपवार्ड, नहीं डाउनवार्ड, एंटी क्लॉक है तो डाउनवार्ड, क्लॉक नहीं है ये, इस क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा डाउनवार्ड। देखिए ये इसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में अपवार्ड होता है, क्लॉकवाइज है तो ये हो गया डाउनवार्ड अपने के परपेंडिकुलर। अब आपके
पढ़ चुके हैं शुरू में, इसको यह सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि एंटी क्लॉक होता, यानी पॉइंट इधर आ जाता, पॉइंट पी इधर आ जाता तो एंटी क्लॉक होता, तब क्या होता? करंट इज एंटी क्लॉक वाइज, तब क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये होता परपेंडिकुलर टू प्लेन, और क्या होता? अपवार्ड, अपवार्ड होता। तो इसका सिंबल कैसा आता? इस इधर जो पी है इसका सिंबल आता ये बिंदु टाइप। तो ये आप सिंपल सी बात है कि हम लोग को कोई भी कंपटीशन देने जाना है तो ज़्यादा हमको हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला याद रखिए। और ये भी हो गया कि वो कैसे क्यों मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों का जवाब मिल गया आपको कि करंट फ्लो करने से तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हो जाता है। तो क्यों पैदा हो जाता है तो आपने देख लिया कि हमने जो एनालॉग निकाला वो यूनिट से निकाला, जो एक करंट और लेंथ का दोनों का प्रोडक्ट हो गया करंट एलिमेंट, और इसका यूनिट होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि डायमेंशन पढ़ाई होता है। तो डायमेंशन पढ़ाने का क्या मकसद है? डायमेंशन पढ़ाने का यही मकसद है कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी एनालॉग इक्वल है, यानी करैक्टरिस्टिक्स से इक्वल है, शकल से नहीं, करैक्टरिस्टिक्स से इक्वल है। तो करैक्टरिस्टिक्स से ये इक्वल है, शकल सूरत से नहीं, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स से चूंकि इसका डायमेंशन या यूनिट सेम है, यूनिट और डायमेंशन सेम है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स वही होगा। अब जैसे किसी को दिखा दिया जाए, उसको जानवर के मुंह पर कोई तरह का लगा दिया जाए आदमी का शरीर, और हाथ को भी वैसे कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो अगर दिखाया जाए आपको तो आपको पूछा जाए कि बताइए कौन है इसका कैरेक्टर, तब देख लीजिए वो इंसान है, आदमी है, तो आदमी का कैरेक्टर। जैसे ही उसका पत्ता खुलेगा चेहरा तो कहीं अरे हमारा आंसर गलत हो गया, यानी एग्जैक्ट नहीं होता है, हम उसको देख के पता चलाते हैं। तो इसीलिए इसका हमने देखा कि इसका एम्पियर मीटर होता है। तो एम्पियर मीटर पोल का स्ट्रेंथ का भी होता है, जो मैग्नेट का बहुत पावरफुल, किसको कहते हैं पोल, जहाँ पर खींचने की शक्ति होती है या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो उससे इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद पता चला कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जैसा काम करता है। ऐसी कॉन्सेप्ट पर आपके ऑरस्टेड ने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, लेकिन उसका मेजरमेंट वो नहीं कर सका। तो उसको मेजरमेंट किसने किया? बायट-सैवर्ट ने अपना लॉ लगा दिया कि वो करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इतना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इतना होगा, लेकिन आप सोचिएगा कि सर इसको वेक्टर क्वांटिटी का है मान लिए। तो वेक्टर क्वांटिटी आप वेक्टर में पढ़े हैं कि जिस फार्मूला में कॉस आ जाता है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, और जिस फार्मूला में साइन आ जाता है उसको वेक्टर क्वांटिटी। चूँकि यह साइन आ गया है इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो डायरेक्शन तो होना मस्ट है। तो डायरेक्शन का ये मेजरमेंट हो गया कि अगर आप करंट का डायरेक्शन पॉइंट की ओर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड उसका होगा, और इधर है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉक में। अब देखिए इस पर 2-3 पॉइंट आपको मिला है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि बायट-सैवर्ट लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्स। पहला पॉइंट आपको मिला है कि बायट-सैवर्ट लॉ obeys the law of inverse
दूसरा आपका है, इसमें मिला है रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ करंट है, एक 2 वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और I2 1 लाख वोल्ट सप्लाइड हो रहा है इससे, और इससे 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर यहाँ से कोई आदमी क्रॉस कर रहा है और यहाँ से कोई आदमी क्रॉस कर रहा है, तो आपको मालूम है कि इसमें इसको खींच लेगा, तो सोचेगा क्या कैसे इसको खींच लिया था। देख रहे हैं 1 लाख वोल्ट है, इसका मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का रेंज ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा। और मनुष्य का आयरन ब्लड जो होता है वो आयरन होता है, तुरंत ही खींचा, उसके बाद आपको तो चलिए स्वर्ग में पहुंच गए। अब देखिए इसमें बगल में जाने से नहीं खींचा, तो लोग कहता है कि अरे इस तार के बगल से गए तो उसमें कुछ नहीं हुआ, इस तार के बगल से गए तो ये देखिए ना खींच लिया हमको। क्यों खींच लिया? तो ये देखिए वोल्ट यानी करंट इसमें ज़्यादा है और इसमें करंट कम है ऊपर वाले में, इसलिए इसको नहीं खींचा। और ये देख लीजिए, ये हाई वोल्टेज का जो पिलर होता है, आप लोग ज़्यादातर देहात में देखिएगा, बड़े 4 पाँव में बहुत हाई लेवल पर ले जाता है, उसमें हाई वोल्टेज चलता है, फिर थोड़ा ट्रांसफार्मर से आउट डाउन कर दिया जाता है, फिर ट्रांसफार्मर से आउट डाउन कर दिया जाता है, और आपके घर में जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट सप्लाई होता है। अगर वहीं से डायरेक्ट 1 लाख वोल्टेज अगर भेज दिया 220 वोल्टेज, तो रास्ता में कितने आदमी को टान लेगा, उतार पोल खींच लेगा अपनी तरफ, यही काम। इसलिए तीसरी बात इसमें क्या आई, तीसरी है कि बायट सेवेरट लॉ is applicable for element of current carrying wire। अगर आपको कह दे, क्वेश्चन इस पर पूछ दे कि कूलम्ब्स लॉ is analog of Biot-Savart law because एनालॉग माने बराबर है, आपको याद है कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, माने उसके जैसा है। बिकाउज इट ओबे ए न्यूटन्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी गॉसेज लॉ, डी इनवर्स स्क्वायर लॉ। आंसर आपका डी है, क्योंकि वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन करता है, ये भी इनवर्स लॉ है, इसलिए दोनों वो हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि ये हमारे गुरु भाई हैं, गुरु भाई का मतलब है कि गुरु का बेटा, इसलिए उसको कह दिया गुरु भाई। तो गुरु भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब जो है तो ये भी उस एनालॉग है। तो एनालॉग है क्यों, ये दोनों इक्वल हैं, ड्यू टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। वो भी फोर्स जो है सो करता है और ये भी है इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन करता है, इसलिए इसको हम एनालॉग कह सकते हैं। जबकि ये फोर्स है और जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दोनों वेक्टर हैं और दोनों इनवर्स लॉ स्क्वायर को ओबे करता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के एनालॉग हैं।
इस तरह से आप चाहिएगा तो इस पर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखा देंगे, जस्ट टेक्निक, जो आप लोग को पीजीटी में बहुत फ़ायदा करेगा।